कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज का गठन किया गया है। पहले गृह मंत्री अमित शाह का इसे लेकर सीमांचल का दौरा हुआ, फिर आज राजस्थान में बीकानेर बॉर्डर पर सांचू पोस्ट से एंटी ड्रोन सिस्टम का ऐलान किया गया। क्या यह संकेत है कि सरकार अब अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे बड़े मुद्दों में इसे मान रही है? आज की फाइट पर इसी मुद्दे पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा करेंगे। पहली रिपोर्ट घुसपैठ, अवैध प्रवास और देश में हो रहे असामान्य डेमोग्राफिक चेंजेस, इसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन से जुड़ी बड़ी चुनौती माना है, जिससे निपटने के लिए पीएम मोदी की घोषणा के बाद अब सरकार ने हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज का गठन कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह कमेटी पूरे देश में अवैध प्रवास और अन्य कारणों से हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस का व्यापक अध्ययन करेगी, साथ ही धार्मिक और सामाजिक समुदायों में हो रहे असामान्य जनसंख्या बदलाव के पैटर्न का भी विश्लेषण करेगी। जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में इस हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। समिति में पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को सदस्य बनाया गया, जबकि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव इसके सदस्य होंगे। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के बीकानेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित ऐतिहासिक सांचू पोस्ट पहुंचे, जहां से उन्होंने सुरक्षा को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीनों में सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की शुरुआत होगी, ताकि पाकिस्तान की तरफ से होने वाली ड्रोन घुसपैठ और तस्करी को रोका जा सके। और हमने एक निर्णय कर दिया था। वो निर्णय करने के पीछे एक मंशा थी कि सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। डेमोग्राफिक चेंज मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिनों पहले सीमांचल रीजन का दौरा किया था, जहां उन्होंने इस रीजन के 7 जिलों के डीएम एसपी के साथ अलग अलग महत्वपूर्ण बैठकें की और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर बड़ा खाका तैयार किया। इस दौरान सीमांचल के उन इलाकों को चिन्हित किया गया जहां सीमावर्ती जगहों पर अवैध निर्माण हुआ है और अवैध अतिक्रमण हटाने का व्यापक अभियान शुरू किया गया। मतलब साफ है, सरकार डेमोग्राफिक चेंज को लेकर एक्शन में आ गई है। आज की फाइट में करेंगे इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी चर्चा। तो लगातार चुनाव में आपने देखा होगा अवैध घुसपैठ का मुद्दा जो है वो प्रमुखता से उठता है, इसको लेकर के राजनीति भी होती है और अब केंद्र सरकार की तरफ से इस पर अवैध घुसपैठ को लेकर के कमेटी का गठन किया गया है, जिसके बाद उम्मीद इस बात को लेकर के कि अब अवैध घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें बाहर भेजने का काम तेज होगा। लेकिन आज इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले आप दर्शकों के सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं और सबसे पहला सवाल कि घुसपैठियों के सफाई का काउंटडाउन क्या शुरू हो गया है, क्योंकि गृह मंत्री का जिस तरीके से पश्चिमी सरहद का दौरा, सांचू में बीएसएफ के साथ प्रहरी सम्मेलन के दौरान संबोधन में उन्होंने जो बातें कही और साथ ही साथ इसको लेकर के एक हाई लेवल कमेटी का गठन क्या दिखाता है, इस पर हम बात करेंगे। सवाल नंबर 2 कि अवैध घुसपैठ और जनसंख्या बदलाव में क्या वाकई कनेक्शन है, क्योंकि गृह मंत्री की तरफ से आज कहा गया कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बॉर्डर के 50 किलोमीटर के अंदर तक किसी भी तरह के असामान्य जो बदलाव आते हैं सामाजिक तौर पर जनसंख्या में, उसको भी फाइंड आउट करें, उन पर भी नजर रखें और तुरंत इसकी जानकारी अलर्ट जो है राज्य सरकारों को दें। तो इसे कैसे देखें। सवाल नंबर 3, घुसपैठ रोकने से क्या डेमोग्राफिक चेंज की चुनौती खत्म हो जाएगी? बार बार ये शब्द आप सुनते होंगे, डेमोग्राफिक चेंज, इसको लेकर के आखिरकार क्या चुनौतियां, इस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। तो आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे खास मेहमानों से मैं आपका परिचय करवाऊं और आपको बता दें कि आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ में पंकज जोशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदेश के, यशवर्धन सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के, और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और इसके साथ हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर
मोहम्मद अली शाह साहब, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। जय हिंद सर, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और एक एक मिनट के ओपनिंग कमेंट के साथ हम शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले पंकज जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा कि क्या मान के चलें कि आज जो एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया और देश के गृह मंत्री सांचू पोस्ट और बीएसएफ के साथ उन्होंने प्रहरी सम्मेलन में जिस तरीके का उनका उद्बोधन हुआ, हम मान के चलें कि अब आर पार की लड़ाई घुसपैठियों के साथ है, कोई बड़ा एक्शन होगा? बिल्कुल हिम्मत भाई, आपने लगातार देखा होगा कि जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं तब से आपने लगातार देखा कि चाहे वो धारा 370 हो, 35A हो, चाहे नक्सलाइट का मामला हो, लगातार हो, चाहे उससे पहले राम मंदिर बनने का मामला हो, तो जो तारीख बताई थी, पूछा करते थे विपक्ष वाले कि तारीख नहीं बताएंगे, वो भी मामला पूरा किया। और अभी जब बंगाल के चुनाव हुए तो लगातार आपने चुनाव में सुना होगा कि लगातार पूछते थे कि अवैध घुसपैठिए बाहर कब जाएंगे, कब जो है इनकी घुसपैठ बंद होगी। तो आज जो है गृह मंत्री साहब ने यह भी बता दिया कि अब जो है कमेटी का गठन कर दिया गया है और कुछ ही दिनों बाद आप जो है इस मसले को भी आप जो है पूर्ण रूप से जो है हल हुआ मान लीजिए। यशवर्धन सिंह जी, क्या अवैध घुसपैठ और जनसंख्या बदलाव में जो कोई कनेक्शन आपको दिखता है यशवर्धन जी, और जो सरकार का कड़ा एक्शन है, इसे हम मान कर चलें कि ये जो समस्या है वो खत्म हो पाएगी? देखिए, अवैध घुसपैठियों का कोई भी मामला हो जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, उसमें सभी ऑपोजिशन पार्टीज केंद्र सरकार के साथ हैं। अगर वो डिसाइसिव काम करते हैं तो स्वागत योग्य है, होना भी चाहिए और लगातार काम भी होना चाहिए, लेकिन काम होना चाहिए धरातल पर। ये जिस तरह की बयानबाजी होती है, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। राज्यसभा में सवाल नंबर 1348, इसके जवाब में मोदी सरकार ने जवाब दिया कि यूपीए ने अपने कार्यकाल के वक्त 83,000 घुसपैठियों को बाहर निकाला और मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में 2,500 घुसपैठियों को बाहर निकाला, केवल 2,500। तो बोलना और करना ये दो अलग अलग बातें हैं। यूपीए ने जो किया वो हल्ला नहीं मचाया इनकी तरह। 83,000 लोगों को, अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर निकाला और इन लोगों ने पिछले 10 साल में कितना निकाला? 2,500। और ये राज्यसभा का खुद का जवाब है मोदी सरकार का, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। 1348 नंबर का जवाब है, वो कोई भी पढ़ सकता है। तो इसलिए बोलना और करना ये दो अलग अलग चीजें। हम चाहते हैं कि करें और पूरा ऑपोजिशन इनके साथ है इस विषय पर। 2019 में की बात आप कर रही हैं राज्यसभा में, जब किरण रिजिजू ने बताया कि देश में 2 करोड़ घुसपैठिए हैं, और 2019 के बाद इस तरह के कोई डेटा सामने आए नहीं हैं। जैमिनी साहब, कैसे देखा जाए आज गृह मंत्री ने जिस तरीके से बोला, अवैध घुसपैठ का मुद्दा आपने देखा दिल्ली चुनाव में भी किस तरीके से उठा, बार बार जाए बिहार के चुनाव को ले लीजिए, वहां पर भी यह मुद्दा उठा। इसके अलावा झारखंड में, पश्चिम बंगाल में भी जोर शोर से उठा। तो कांग्रेस कह रही है कि इस पर काम नहीं हुआ। देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से ये राष्ट्र की सामरिक जो समृद्धि है उससे जुड़ा हुआ सवाल है और इस पर बहुत ईमानदारी से किसी भी राजनीतिक दल, राजनीतिक इच्छा से ऊपर उठकर काम करने की दरकार है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 2027 में उत्तराखंड में चुनाव है और जिस तरीके से देव द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार के गांव में 94% आबादी एक विशेष समुदाय की हो गई है। रुड़की समेत कई गांवों में जो मैदानी इलाके हैं वहां पर 94 से लेकर 84% आबादी बढ़ गई। हिंदू कई गांवों में बहु अल्पसंख्यक हो गए। तो ये जो डेमोग्राफी में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है, जो 2027 में उत्तराखंड में चुनाव है, मुझे लगता है उसकी स्क्रिप्ट लिख दी गई है और डेमोग्राफी का एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी साफ कह चुके हैं कि बांग्लादेशी कोई हमारे दामाद नहीं, उनको बिठा के खिलाएंगे, उनको देश से बाहर करेंगे। हेमंत बिश्वा भी यही बोल रहे हैं, लेकिन करेंगे कब? किरण रिजिजू अगर कह रहे हैं 2 करोड़ हैं तो इनको बाहर कब निकालोगे? बीएसएफ अमित शाह जी के पास ही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि काम करना, काम को यथार्थ रूप देना बहुत दरकार हो गई है। अमेरिका समेत तमाम राष्ट्र इस पर काम कर रहे हैं। अगर इस पर अभी काम नहीं किया गया तो हिंदुस्तान के हालात बहुत नाजुक हो जाएंगे। ये वक्त है, जाग जाओ। अगर अब भी नहीं जागे तो हालात बड़े नाजुक होंगे। जयपुर की डेमोग्राफी भी कई इलाकों में बदल गई है। जो रफीक खान जी के ऊपर आरोप लगते हैं, वो रफीक खान जी के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि हमारे घाट की गुणी की तरफ जो इलाके हैं उनमें अवैध बांग्लादेशी बसा दिए गए।
आदर्श नगर में। ऐसे ही हवा महल विधानसभा क्षेत्र में भी आरोप लगते हैं, तो लेकिन अभी तक तो बीजेपी उनको आई, चिन्हित बीजेपी करके मौन हो बाहर गई। निकाल देना चाहिए था ना सर। बीजेपी फिर के जो महाराज जी। विधायक है वो गदा लेकर तो घूमते हैं, ठीक लेकिन है। डेमोग्राफी के ऊपर काम नहीं करते हैं। ठीक है सर, मैं वो आता हूं। गदा एक लेकर मिनट हो गया कंप्यूटर सर। ऑपरेटर में घुस जाते हैं मेजर साहब कंप्यूटर ऑफिस में जी, कि 5 मेजर कार्ड शाह है, साहब लेकिन हमारे साथ बाहर हैं। एक तो नहीं मेजर करता है। साहब, घुसपैठ को रोकने में क्या ये डेमोग्राफिक चुनौतियां हैं? और जब जब डेमोग्राफिक चेंजेस की बात आती है, घुसपैठ की बात आती है, उन पर क्या अब एक कड़ा एक्शन हो रहा है? कैसे देखते हैं आप अमित शाह साहब का ये दौरा और कमेटी का गठन सर? हेमंत जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सबसे पहले आनी चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, उससे तो ऊपर कुछ नहीं है। आप सबसे पहले रक्षा के देश की हिफाजत रक्षा हो, तो यानी कि जो घुसपैठी हैं कहीं से भी, कोई से भी, कहीं से भी, कोई से भी रिलीजन, रीजन, कहीं से भी आए हों, वो उसका मुद्दा हमको साफ करना है कि भाई घुसपैठी ना आए। पहली बात तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अंग्रेजी के पोएट थे, उन्होंने एक कविता लिखी थी, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। यानी कि अगर आप डिमार्केट करेंगे, ये आपका है हिस्सा, वहां वो जमीन आपकी है, ये जमीन मेरी है, तो अच्छा है, अच्छा रहेगा। हमारा पाकिस्तान के साथ एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC। चीन के साथ में परसेप्शन है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल है, LAC इसको कहते हैं। वैसे ही म्यांमार को आप देखिए या बांग्लादेश को देखिए, बॉर्डर्स पोरस है, उस पर एक रोक लगाना बहुत जरूरी है जी। तो बांग्लादेश के साथ ही सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठ की समस्या आती है सर, बाकी देशों के बजाय, ऐसा क्यों है? देखिए, बांग्लादेश के साथ हमारे बॉर्डर्स बहुत पोरस है, और मैं स्वयं गया हूं और मैं बाय रोड गया हूं वहां पर एक टेडेक्स टॉक देने के लिए, क्योंकि बाय एयर नहीं गया, क्योंकि मेरे को देखना था ऑन ग्राउंड। मेरे में क्यूरियोसिटी थी, ये 2019 की बात है कि तब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी वहां पर, कि कैसा है वहां पे। तो बांग्लादेश कैटल स्मगलिंग वहां से होती है, आप इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं वहां से, वहां पे स्मगलिंग, वहां पे बहुत, अभी तो बहुत ही क्योंकि हमारे संबंध बांग्लादेश से अच्छे नहीं है, तो और भी खतरे की घंटी पर बच गई है, क्योंकि बॉर्डर्स बहुत पोरस हैं। और म्यांमार को देखिए, म्यांमार के साथ भी बॉर्डर पोरस है, मैं भूटान के साथ भी बहुत बॉर्डर पोरस। भूटान हमारा फ्रेंडली कंट्री है, मैं भूटान भी गया हूँ, यहाँ पे जयगांव, यहाँ पे फुनशलिंग, और बहुत ही छोटी सी दीवार बीच में थी, आराम से आप फांद के जा सकते हो वहां पे, जैसे कि घर की बाउंड्री वॉल नहीं होती इतनी। तो जी, तो क्या एक छोटी सी बात है सर, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा कि जो तमाम तरह की राजनीति होती है उसके बीच में आरोप ये भी लगते हैं कि जो पहले की सरकारें थी उन्होंने घुसपैठ को लेकर के, अवैध घुसपैठ को लेकर के कोई बड़ा एक्शन प्लान नहीं बनाया। आराम से जो चाहे वो रोहिंग्याज हो, चाहे बांग्लादेशी हो, वो इस देश में पार करके आते रहे। अब जैसे पश्चिम बंगाल में अब हम देख रहे हैं कि फेंसिंग का काम हो रहा है, अभी तेजी से चल रहा है, और अभी एक कमेटी जिसका ऐलान आज ही हुआ है। ऐसे कोई पुख्ता तरह की कार्यप्रणाली, कार्यविधि, एक्शन प्लान कोई लागू नहीं किया गया था, इस वजह से ये समस्या बढ़ती गई। देखिए, सरकार कोई सी भी होती है, चाहे पहले की सरकार थी, अभी सरकार है, कि तो हर कोई सरकार कंसर्न रहती है अपने देश के बारे में, कि कोई ऐसी सरकार नहीं है कि भाई ये सो रहे थे या ये, कंसर्न तो रहते हैं, लेकिन आपके कितने प्लान्स कामयाब होते हैं, कितने प्लान्स कामयाब नहीं होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है। बाकी अगर मैं कहूं कि उन्होंने काम नहीं किया, काम बस मैंने आने के बाद शुरू कर दिया, तो इट वुड बी रॉन्ग। तो माने कि काम वो भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इफेक्टिव नहीं हुए। इफेक्टिव अब हुए हैं, क्योंकि अब यू हैव क्रैक द विप। अब आपने सख्ती से कहा कि नहीं, सबसे प्रधान, सबसे प्राइम, सबसे स्वर पे हमारे देश की रक्षा है, कोई भी बाहर से नहीं आएगा, कोई भी ये ऐसी घुसपैठी हरकत नहीं करेगा हिंदुस्तान में। जी, यशवर्धन जी, अब आते हैं असली मुद्दे पर, क्योंकि अभी आपने देखा कि मेजर साहब कह रहे हैं कि पहले इतना इफेक्टिव तरीके से काम नहीं हुआ, अब इफेक्टिव है, और अब हमने साफ कर दिया कि घुसपैठ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आगे उनको बाहर फेंकेंगे। जी, मैं अभी अमित शाह जी का एक अभी 3-4 महीने पहले का ही बयान सुन रहा था, और वो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। वो ये कह रहे हैं, मुझसे बार बार सवाल पूछा जाता है कि आप अवैध घुसपैठियों को नहीं रोक पाए, और वो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, मैं नहीं रोक पाया,
क्योंकि आपने बॉर्डर नहीं देखा है, बॉर्डर ऐसा है, बॉर्डर वैसा है, वहां फेंसिंग नहीं बन सकती। अभी 3 महीने पहले का ही है। खुद अपनी बात को स्वीकार कर रहे हैं, और खुद के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री जो वाजपेयी जी थे उनको भी असफल बता दिया। ये देखिए, वाजपेयी जी को असफल बता दिया कि वाजपेयी जी भी असफल रहे इस पूरे मुद्दे पर। ये उनके खुद का बयान है। जी, ठीक है? पंकज जोशी जी तो जवाब दे रहे हैं। पंकज जी जवाब दे रहे हैं। इतनी बात पे छोटे छोटे कमेंट पे आ जाते हैं जी। पंकज जी, देखिए ये हाँ ये क्या है, ये जयवर्धन जी जो है ना, ये कांग्रेस के पास अब क्या बच गया है, यशवर्धन केवल जी। जो है एक कुछ पन्ने और कुछ जो है इस फोन के। ये आप मुझे बताइए कि अभी चुनाव गए चुनाव है, अभी तो बांग्लादेश चुनाव में आपके बहुत सारे प्रवक्ता आए थे, उन्होंने ही प्रश्न पूछा था ना ये कि घुसपैठिए कब बाहर होंगे, बॉर्डर पे फेंसिंग कब से लगना शुरू होगी, है ना। ये कितने दिन हुए चुनाव के भाई अभी? और आपने ये नहीं पूछा कि लगातार जितने सालों से ममता दीदी आपकी जो है वो सहयोगिनी है, उन्होंने जो है उसको बंद बॉर्डर पे जो है फेंसिंग नहीं होने दी। आपने कुछ मुंह से कोई बोल निकले या दही जम गया था मुंह पे आपके जो है संयोजकों के, यूपीए संयोजकों के पास में? और लगातार घुसपैठिए कहते हमने इतने सारे घुसपैठिए निकाल दिए। अरे घुसपैठिए बसाए किसने थे ये तो बताइए। सरकारों ने देखे थे कि 98 से 2003 की सरकार में किसकी सरकार थी? बांग्लादेशियों को राशन कार्ड किसने बनाए थे पता है? 98 में 2003 कि यूपीए की सरकार में करीब जो है 90,000 के करीब घुसपैठिए बाहर भेजे गए, लेकिन आपके 11 सालों में सिर्फ 2,500 बांग्लादेशी वापस भेजे गए। हमने क्या कहा आपको? हमने क्या कहा हेमंत जी? हमने हेमंत जी क्या कहा? हमने हेमंत जी 2 चीज बात कही। हमने कहा 370 हटा देंगे, 300 उसके बाद 35 भी हटा देंगे। इन्होंने क्या किया कि हम सरकार आएंगे तो वापस ले आएंगे, है ना। दूसरी बात घुसपैठिए पे आज मैंने बताया ना, आ रहा हूं जयवर्धन जी, आप बता रहा हूं 98 से 2003 की सरकार आप ही की थी ना। आपकी सरकार में जो जयपुर रेलवे स्टेशन से लेकर के बगराना में जो बसाए थे वो बांग्लादेशी थे या कई इंडियन थे? बताइए ना कि जयपुर की बता दीजिए डेमोग्राफी। अभी जो है जैमिनी जी ने कहा कि ये सारे के सारे जो बसाए जा रहे हैं पूरे के पूरे रामगंज से लेकर के यहां तक, ये बांग्लादेशी कहां से लाए हैं? इनको बाहर निकालने के लिए आपकी सरकार जवाब दे रहे हैं और आपके कौन कौन खड़े होते हैं? दूसरी तीसरी बता रहा हूं, अभी और बता रहा हूं। तो फिर आपके पास कोई डेटा है क्या कि आपने पिछले 2.5 साल में जयपुर से राजस्थान से कितने बांग्लादेशी, कितने घुसपैठिए वापस भेज दिए? अरे हम तो घुसपैठियों को आने ही नहीं देना चाहते यहां पर, और आएंगे तो एक भी नहीं रहने देना चाहेंगे। संख्या नहीं गिनेंगे उस टाइम पर नहीं, हमने इतने भाई, हम तो आपने कुछ वापस भेजे। राजस्थान में तो अभी आपकी सरकार है ना सर। अरे सर राजस्थान में जितने आ रहे प्रचंड आ रहे लगातार भेजे जा रहे हैं, सबकी जांच हो रही है, एसआईआर हो रही है ना सर। क्यों परेशान हो रहे हैं? कितने भेजे जा रहे हैं? एसआईआर में आया ना, एसआईआर में डेटा आया ना, एसआईआर में जो डाटा आए 73,000 जो लोग काटे गए वो क्या है? आंकड़े पूछ के दिखा दोगे, बता दे दो। जो ही ये लोग अपनी विफल होते हैं 2019 के बाद में इन्होंने आंकड़े देने बंद कर दिए। सुनिए 2019 के बाद में आंकड़े देने बंद कर दिए। आंकड़े तो आपने दिए ना, आए किससे? 70 साल सरकार किसकी थी? मुझे बताइए 70 साल सरकार आए कहां से थे घुसपैठिए? के टाइम में बता दीजिए। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद घुसपैठियों की जो है अंदर आना बंद हो गया। अरे 3 से 8, 13 से 18 का बता दीजिए। एक आंकड़ा तो बताइए। मैंने तो आंकड़े सहित बताए, राज्यसभा का जवाब बताया है। आप एक सिंगल आंकड़ा बता दीजिए। अरे 3 से मैं कह रहा हूं आपको 3 से 8 में हटाए ना हमने। 3 से 8 में कितने घुसपैठिए हटाए हमने? 3 से लेकर के 8 में घुसपैठिए कितने हो जाए? 13,000 घुसपैठिए राजस्थान से गए। आप देखिए 13,000 घुसपैठिए गए राजस्थान से। अभी बना लिया क्या? छोड़ के गए। मैं कह रहा हूं आप छोड़ लिख लीजिए। 13,000 2 ट्रेनें तो लगातार सुंदर जी ने भेजी हटा करके बगराना से खाली कराए गए। बगराना से 380 लोगों को मकान खाली करवाए गए। उसके बाद में वन विभाग ना राजवर्धन जी 380 मकान खाली किससे करवाए गए? बगराना से। विधानसभा का कोई जवाब बता, वो कहां भेजे गए? आप तो हेमंत 380 मकान गए ना? नहीं अरे यार आप, मैं कह रहा हूं ना, आप जो है अपने ही आंकड़े लगाए और जो है सरकार से जो है बताइए तो। अरे मैंने तो राज्यसभा का आंकड़ा दिया, विधानसभा का आंकड़ा दे दीजिए। मैं कह रहा हूं आपको सिंगल आंकड़ा दे दीजिए। आपको आपका एक आदमी भेजा हुआ दोबारा हमने कहा आपको, और अब हम बता रहे हैं आपको कि आने वाले 3 साल में जो है, आने वाले 3 साल में घुसपैठिए नहीं रहेंगे। अरे हम कह रहे हैं ना आने वाले 3 साल में घुसपैठिए नहीं रहेंगे। हम तो अभी तो 50, आपने तो 50 साल शासन किया है, हम तो पूरे 15 करेंगे तो ही बता देंगे। अरे निकाले कितने वो बता दीजिए। 2019 के बाद तो कोई डेटा ही नहीं है ना। अरे मैं कह रहा हूँ निकाले के बसाए किसने आपने? अरे बनाया किसने आप तो बताइए ना। राशन कार्ड किसने बनाए उनके?
ठीक है, किसने बनाया? ये मामला ये आप इसे आप भी तो इसे ये कहते रहे यशवर्धन जी, आप भी तो जब बीजेपी के नेताओं के बयान आए घुसपैठ पर तो आप कहते रहे कि राजनीति कर रहे हैं। रेगुलाइज कितने कर दिए ये भी आंकड़ा बताओ। हम तो आंकड़े में बात कर रहे हैं ना, मैंने आंकड़ा दिया। अब आप अरे ये बताइए 12 साल से 12 साल से मोदी सरकार केंद्र में है। राशन कार्ड कितने बने आपके शासनकाल में? एक मिनट सुनिए, जो है आवास के जो है कितने दिए ये तो बता दो भाई। सच्चाई, अरे दर्शकों को सच्चाई तो बताने। हाँ तो ये कह रहा हूँ, बताओ दर्शकों को ये बता दो मुझे बोलने तो दीजिए। उनको जो है रेगुलाइज कितना किया आपने? आपके पास कोई आंकड़े नहीं, मैं दे देता हूँ। 12 साल से मोदी सरकार केंद्र में है और 10 साल से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और 94% वहां पे घुसपैठिए बढ़ गए। तो बताइए किसका फेलियर है? अपने अरे वो 94 घुसपैठे नहीं बसे, वो आगे डेमोग्राफी चेंज हो गई। समझो राज्यवर्धन जी, वो डेमोग्राफी जो है जो अभी आपने किया ना जयपुर में। ठीक है जेमिनी साहब, क्या सिर्फ राजनीति हो रही है डेमोग्राफी चेंज को लेकर के, या हमारे सामने एक सबसे बड़ा मुद्दा है आज का कि डेमोग्राफी चेंज है और ये जो सरकार के कोशिश है इससे रुक पाएगा, घुसपैठ रुक पाएगी, डेमोग्राफी हो गई एक जगह आकर के रुक पाएगा? सर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आ चुका है जी, क्योंकि हमारे संसाधनों पे, हमारे जो आर्थिक संसाधन है, जो हमारे भूगर्भीय संसाधन है, उन पर घुसपैठियों को अगर लाभ मिलता है, हमारी जो सरकारी योजना है उनका अगर घुसपैठियों को लाभ मिलता है, तो ये हमारे देश के सिस्टम को शर्मसार करने वाला है। ये देर से जागे हैं, लेकिन अगर इसको सही तरीके से लागू कर दे। मुर्शिदाबाद और मालदा जो पश्चिम बंगाल में थे, वहां से 1.25 लाख आदमी रोज आते थे, लेकिन पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया और हालात खराब। तो कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम हो गए और 33% हिंदू हो गए। बिल्कुल यही हाल यूपी के कई गांवों शहरों का हो चुका है। तो कहीं न कहीं ये एक गंभीर विषय है जिस पर अब जागे हैं। अब जिस तरीके से आज सांचू में गए हैं गृह मंत्री अमित शाह और उन्होंने कहा कि मेरी तमन्ना थी 1965 के युद्ध में कि पॉइंट पे जाऊं, राज वो आए और पाकिस्तान की बॉर्डर भी देखी और कहीं न कहीं 1068 किलोमीटर सड़क बनाने की भी परमिशन दी और कहीं न कहीं ड्रोन रोधी जो उपकरण की घोषणा की। कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में भी अब शुरुआत हो गई है फेंसिंग की, तो शुरुआत अच्छी है। लेकिन सर विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा कि जब ये घुसपैठिए कहते हैं, जब घुसपैठिए कहते हैं तब मुसलमानों को टारगेट करते हैं, ऐसा है क्या? विपक्ष और पक्ष का मामला नहीं है, जेमिनी साहब, देश में रहने वाले हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि वो खुद आइडेंटिफाई करे। उसे लगता है कि कोई असामान्य गतिविधि वाला व्यक्ति उनके पड़ोस में रहता है तो उसकी तुरंत सूचना दे। ये समय है कि वो इंडिया फर्स्ट देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं, अन्यथा आने वाला समय बहुत विकट हो जाएगा जब हमारे संसाधनों, जोशी जी क्या कह रहे हैं सर, हमारी रोजी रोटी साहब क्या कह रहे हैं देश के घुसपैठियों का कब्जा हो जाएगा। सर हेमंत जी, हर देशवासी का फर्ज है। जो है दूसरी बार बीजेपी कांग्रेस से किसने रोका था? जी सर, मुझे बताइए, ये जो बात कहते हैं जोशी जी को सुनने चाहता हूं, किसने रोका था? हेमंत जी, बीजेपी के तो एमएलए बाल मुकुंदाचार्य जी नाटक पूरे करते हैं और फिर पीछे से जाके उनसे हाथ मिला लेते हैं। उन्होंने कहा बड़ा आरोप लगा रहे हैं, पकड़ लिए। बाल मुकुंदाचार्य से पूछो, एक आदमी को निकलाया उसने बाहर? केवल बातें करने से पार पड़ जाएगी? केवल आपने फर्जी राशन कार्ड पकड़ लिए, एक खबर चलवा दी मीडिया में कि साहब बाल मुकुंदाचार्य बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त है। अरे निकाले किनको दादा तूने? ये नहीं चलेगा दोहरा मापदंड। जोशी साहब जवाब दीजिए। जोशी साहब जवाब दे रहे सर, जवाब दे रहे हैं। जोशी साहब जवाब दे रहे हैं, ड्रामा करना बंद करो। देखिए जवाब दे रहे सर। देखिए नहीं देखिए, जैमिनी जी की कोई पीड़ा हो सकती है, मैं मान सकता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं मैं कह रहा हूं ना, नहीं लेकिन देखिए जैमिनी साहब, मैं तो सर ये कोई आज का मुद्दा तो है नहीं, ये तो 2005 में ममता बनर्जी ने भी संसद में उठाया, कहा कि ये बड़ा मामला है, ये एक आपदा की तरह से है। मैं एक अंतिम टिप्पणी ले लेता हूं शाह साहब की, मेजर शाह साहब, ये मामला तो लगातार लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन क्या कोई सुझाव आप देना चाहेंगे? आप मानते हैं कि एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर देने से यह समस्या दूर हो जाएगी? हाई लेवल कमेटी का गठन करने से समस्या ऐसा नहीं है कि दूर हो जाएगी। और ये भी पहली बार हुआ है सर जी। नहीं, हाई लेवल कमेटी का गठन करने से ऐसा नहीं है कि समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन हाँ, एक कदम तो हुआ करीबी कि समस्या दूर करने के लिए समाधान निकलेंगे। बाहर से तो बात आगे निकलती है जी। तो जब कमेटी बैठेगी तो सुझाव देगी तो आइडियाज आएंगे तो उस पर अमल होएगा।
अमन होएगा तो कार्रवाई होएगी, कार्रवाई होएगी। मतलब शाह साहब, आपके इस बयान को हेमंत इस तरह जी- से देखो कि एक कदम हम चले हैं और इस तरफ हम जब कार्रवाई के लिए और सोच विचार करके आगे बढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के अमित शाह ने ये साफ कर दिया कि किस तरीके से बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी जो हैं वो अपने दायित्वों के साथ साथ 50 किलोमीटर अंदर तक भी कैसे निगरानी रखें, ध्यान दें और राज्य सरकारों को समय समय पर सतर्क करें ताकि डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के सरकार के जो कदम हैं उनका ठोस परिणाम सामने आए।